हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं अशोक चपराना, ताज कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज जो हम बात करेंगे वो जालोर जिले की करेंगे। ठीक है। जालोर जिला था जो मेहरसी, जावालीपुर, जावाली की तपोस्थली रहा है। तपोस्थली रहा था। प्राचीन काल में ये मेहरसी जावाली की तपोस्थली रहा था। कौन सा? जालोर। ठीक है। उसके बाद इसके उपनामों की बात करें। उपनाम: राजस्थान का पंजाब, ठीक है, ग्रेनाइट सिटी, राजस्थान का पंजाब, ग्रेनाइट सिटी और जावालीपुर, ये उसके उपनाम हुए। ग्रेनाइट सिटी, जावालीपुर और राजस्थान का पंजाब। उसके बाद हम यहाँ पर स्थिति की बात करें। स्थिति स्थिति हम देखें जालौर की। देखो, स्थिति की अगर हम बात करें तो इस दिशा में है ये। तो ये राजस्थान का कौन सा भाग है? अगर हम ये राजस्थान की दिशा में देखें तो ये राजस्थान का कौन सा भाग है? ये है दक्षिण पश्चिम। कौन सा है? दक्षिण और पश्चिम। ये जालौर है जो कौन सी स्थिति में? दक्षिण पश्चिम में है राजस्थान के। ठीक है, स्थिति देखें, दक्षिण पश्चिम। उसके बाद भौतिक प्रदेश की बात करें। भौतिक प्रदेश कि ये कौन से भौतिक प्रदेश में आता है, ये बात करें तो यह आएगा मरुस्थलीय प्रदेश में। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आएगा। यहाँ की जलवायु की बात करें, जलवायु कैसी है? अर्ध शुष्क। जलवायु भी कैसी है इसकी? अर्ध शुष्क जलवायु है। इस जलवायु को हम कोपेन के अनुसार देखें। कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार तो वो है BSH W। कोपेन के अनुसार क्या है? BSHW। ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पर हम वनस्पति की। वनस्पति कैसी है? यहाँ पर मरुद्भिद। वनस्पति कैसी है? मरुद्भिद वनस्पति है। ठीक है। उसके बाद बात करें हम यहाँ पर मिट्टी, रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी, वनस्पति, फसल देखें। खरीफ की फसल अधिक होती है यहाँ पर। किसकी फसल अधिक होती है? खरीफ की फसल अधिक होती है। वनस्पति होगी, कोपेन के अनुसार होगी। उसके बाद देखें हम यहाँ पर लिंगानुपात। लिंगानुपात वो कितना है? 9 से 52। लिंगानुपात कितना है यहाँ का? 9 से 52 लिंगानुपात है। ठीक है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1 से 72। जनसंख्या घनत्व कितना हुआ? 1 से 72 जनसंख्या घनत्व है। ठीक है। ये जालौर के बारे में सामान्य बात हुई यहाँ पर। ठीक है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। अर्ध शुष्क जलवायु है। कोपेन के अनुसार कौन सी है? BSHW। कोपेन के अनुसार कौन सी है? BSHW। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है? मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। लिंगानुपात कितना? 9 से 52। और जनसंख्या घनत्व कितना? 1 से 72। ठीक है। जनसंख्या घनत्व कितना? 1 से 72। मिट्टी कैसी है यहाँ की? रेतीली मिट्टी है। और फसल कौन सी पाई जाती है यहाँ पर? खरीफ की फसल पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर नदी, प्रमुख नदियां। प्रमुख नदियां यहाँ पर जो प्रमुख नदी है वो पहले आती है यहाँ पर लूणी नदी। लूणी नदी। ठीक है।
लूणी नदी के बारे में पढ़ते हैं। लूणी नदी का जो उद्गम हुआ था, लूणी नदी का उद्गम वो हुआ नागपहाड़ी, अजमेर से। ठीक है, उद्गम कहाँ हुआ था? नाग की पहाड़ी, अजमेर से। ठीक है, उसके बाद इसके उपनामों की बात करें, लवणवती, लवणवती नदी, अंत सलना, अंत सलिला, लवणवती, अंत सलना, और मीठी खारी नदी, मीठी खारी नदी, अंत सलना, लवणवती और मीठी खारी नदी, बरसाती नदी, बरसाती नदी। ठीक है, ये इसके उपनाम हुए, लवणवती, अंत्यसलना, मीठी खारी और बरसाती नदी। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, यह पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, बड़ी नदी है। ठीक है, पश्चिम राजस्थान की एक ऐसी है, सबसे बड़ी नदी है। इसे क्या कहा जाता है? मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुस्थल की गंगा। मरुस्थल की क्या कहा जाता है? इसे गंगा कहा जाता है। ठीक है, इसका जो पानी है, जो बालोतरा तक, बालोतरा तक इसका जो पानी है वो मीठा है। ठीक है, बालोतरा तक इसका पानी कैसा है? मीठा। और यहाँ से आगे इसमें लवणीय भाग का प्रवेश, लवणों का प्रवेश होने के कारण इसके बाद जो बालोतरा के बाद जो पानी है वो खारा हो जाता है। बालोतरा के बाद क्या हो जाता है? इसका पानी खारा हो जाता है। और बालोतरा के बाद जैसे पानी खारा हो जाता है तो इसे फिर क्या कहा जाता है? मीठी खारी नदी कहा जाता है। ठीक है, मीठी खारी नदी कहा जाता है। उसके बाद देखें, दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी, दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी, वो कौन सी है? जोजड़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दाईं ओर से, लूणी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है? वो है जोजड़ी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, इसकी लंबाई देखें तो 495 किलोमीटर है। कितनी है? 495 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, एक जवाई नदी आती है, जवाई नदी, जवाई नदी, जवाई नदी का उद्गम देखते हैं, गोरैया गांव, जवाई नदी का उद्गम गोरैया गांव, गोरैया गांव, पाली। ठीक है, जवाई नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? गोरैया गांव, पाली से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम, यह पाली, ठीक है, पाली से सैला गांव, जालौर, यहाँ पर जाकर ये खारी नदी में मिल जाती है। कौन सी मिल जाती है? खारी नदी में विलीन हो जाती है। पाली से चलती है, पाली और जालौर दो जगह बहती है, पाली और जालौर दो यहाँ पर
ठीक है, और जालौर के सायला गांव में जाकर खारी नदी में मिल जाती है। ठीक है, और ये खारी नदी आगे चलकर किसमें मिल जाती है, ये मिल जाती है लूणी नदी में। किसमें मिल जाती है, लूणी नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं जो ये पाली है, यहाँ पर एक बांध बना हुआ है इस पर, उस बांध का नाम है जवाई बांध। जवाई बांध। और इस जवाई बांध को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर। ठीक है, इस जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। और जब पानी की कमी यहाँ पर आ जाती है तो सेई नदी का पानी एक सुरंग द्वारा डाला जाता है इस बांध में। कौन सी नदी का, सेई नदी का पानी सुरंग द्वारा डाला जाता है। सुरंग द्वारा डाला जाता है। ठीक है, कौन सी नदी का डाला जाता है, सेई नदी का पानी एक सुरंग द्वारा डाला जाता है इस नदी में। ठीक है सर, गौरायागाम से उद्गम हुआ पाली से। ठीक है, पाली से चलकर ये जालौर जाती है। ठीक है, और जालौर के सायला गांव में जाकर किस में मिल जाती है, खारी नदी में मिल जाती है। खारी नदी में मिलने के बाद ये आगे चलकर बाड़मेर में जाकर लूणी नदी में मिल जाती है साहब। ठीक है, पाली में इस पर कौन सा बांध बना हुआ है, पाली में इस पर बना हुआ है जवाई बांध। कौन सा बांध बना हुआ है, जवाई बांध बना हुआ है। ठीक है, जवाई बांध को क्या कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ठीक है, और पानी की जब आवश्यकता, अधिक आवश्यकता होने पर सेई नदी का पानी इसमें सुरंग द्वारा डाला जाता है। यह बात आपको नोट करनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं साहब हम यहाँ पर, एक सुकड़ी नदी है। सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी उद्गम, देखो देशुरी किनार। उद्गम कहां से, देशुरी किनार, पाली। ठीक है, उसके बाद इसका प्रभाव क्षेत्र देखें। प्रभाव क्षेत्र पाली, पाली, जालौर और बालोतरा। पाली, जालौर और बालोतरा। देशुरी किनार कहाँ पर है, पाली। यहाँ से इसका उद्गम होता है सुकड़ी नदी का। ठीक है, इस नदी के किनारे क्या है, एक तो जालौर दुर्ग बना हुआ है, जालौर दुर्ग। ठीक है, सुकड़ी नदी के दाईं ओर स्थित है। कौन सी ओर स्थित है, सुकड़ी नदी के दाईं ओर एक तो जालौर दुर्ग स्थित है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक संत पीपा, संत पीपा का मंदिर स्थित है। संत पीपा का मंदिर ये कहां पर है, ये है समदड़ी में, समदड़ी गांव में। इसी नदी के किनारे किसका, संत पीपा का मंदिर स्थित है साहब। उसके बाद ये सायला गांव में जा, उसके बाद ये समदड़ी गांव में जवाई में मिल जाती है। यहीं पर, यहीं पर समदड़ी गांव में, गांव में, समदड़ी गांव में कहाँ मिल जाती है साहब, जवाई नदी में मिल जाती है। जवाई नदी में मिल जाती है। उन्हें देखिए उद्गम कहाँ से, देशुरी किनार, पाली से। प्रभाव क्षेत्र क्या है, पाली, जालौर और बालोतरा। ठीक है, पाली, जालौर और बालोतरा। इसी नदी के दाईं ओर जालौर दुर्ग स्थित है। ठीक है, संत पीपा का मंदिर है समदड़ी गांव में, और समदड़ी गांव में ये जवाई नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर, एक और नदी आती है सागी नदी। सागी नदी। ठीक है, इसका जो उद्गम होता है जसवंतपुरा की पहाड़ी, जसवंतपुरा।
की पहाड़ी। उद्गम कहाँ से होता है? जसवंतपुरा की पहाड़ी से होता है। ठीक है, इसका प्रवाह क्षेत्र देख लो। प्रवाह क्षेत्र क्या है इसका? प्रवाह क्षेत्र है इसका जालौर, सांचौर और बाड़मेर। ये कहां पर है? पाली। ठीक है, यह गांधा गांव में जाकर लूणी नदी में विलीन हो जाती है। कौन सी नदी में? लूणी नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है साहब, कौन सी नदी में विलीन हो जाती है? लूणी नदी में विलीन हो जाती है। एक यहाँ पर परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना, उसकी बात करेंगे। नर्मदा घाटी परियोजना। ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना देखें ये मारवाड़ की भागीरथी कहा जाता है इसे। भागीरथी, मारवाड़ की भागीरथी और मारवाड़ की जीवन रेखा। मारवाड़ की जीवन रेखा, मारवाड़ की भागीरथी कहा जाता है, मारवाड़ की जीवन रेखा। ये कई राज्यों की संयुक्त परियोजना है। एक तो गुजरात, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चारों राज्यों की क्या है? संयुक्त परियोजना है। ठीक है सर, उसके बाद देखते हैं यह राज्य की प्रथम परियोजना है। राज्य की प्रथम परियोजना है जिसमें बूंद बूंद पद्धति, बूंद बूंद पद्धति या इजराइल पद्धति, इजराइल पद्धति, बूंद बूंद पद्धति या इजराइल पद्धति या स्प्रे कलर पद्धति पर सिंचाई की जाती है। सिंचाई की जाती है। ठीक है, यह राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो सीलू गांव से करती है। राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश सीलू गांव से करती है। सीलू गांव, सीलू गांव, और ये सीलू गांव कहां पर है? जालौर से प्रवेश करती है। ठीक है, राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? सीलू गांव से करती है। राजस्थान में इसकी लंबाई देखें, लंबाई देखें इसकी। राजस्थान में लंबाई 74 किलोमीटर। ठीक है साहब, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? वो है 74 किलोमीटर। उसके बाद इस पर 3 लिफ्ट परियोजना बनाई गई हैं। 3 लिफ्ट नहर, 3 लिफ्ट नहर बनाई गई हैं इस पर। वो कौन कौन सी है? पहली है सांचौर, सांचौर। दूसरी कौन सी है? भदरेड़ा। दूसरी कौन सी है? भदरेड़ा और पनौरिया, पनौरिया। ये 3 लिफ्ट परियोजना है, इसकी लिफ्ट नहरें हैं। ठीक है,
तीन लिफ्ट नहरें कौन सी हैं? सांचौर, भदरेड़ा और पनोरिया, ये तीन यहाँ की क्या हैं? लिफ्ट नहरें हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख पहाड़ियां हैं जो स्वर्णगिरी की पहाड़ियां, स्वर्णगिरी की पहाड़ियां, सुवर्णगिरी की गिरी की पहाड़ियां। एक यहाँ पर जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, जसवंतपुरा पहाड़ियां। ठीक है। एक यहाँ पर पर्वत चोटियां हैं, डोरा भाकर, ईसराना भाकर, डोरा भाकर, ईसराना भाकर और जकराना जारोल, जकराना और जारोल, जकराना जारोल, ये प्रमुख यहाँ की पहाड़ियां हैं। डोरा पर्वत, ईसराना भाकर और जारोल। ठीक है, जकराना और जारोल। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जालोर दुर्ग आता है, जालोर दुर्ग। ठीक है, जालोर दुर्ग सर्वप्रथम देखते हैं निर्माता नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम कौन था? गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार राजा था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार राजा था नागभट्ट प्रथम। इसने क्या करवाया था? जालोर दुर्ग का निर्माण। अगर इसका प्रकार देखें हम दुर्ग का, तो वो है गिरी प्लस वन दुर्ग। कैसा दुर्ग है? गिरी प्लस वन दुर्ग, दोनों प्रकार का दुर्ग है। ठीक है। गिरी कौन सी है? कनकाचल की पहाड़ी, कनकाचल, या इसे ही स्वर्णगिरी कहा जाता है, स्वर्णगिरी, कनकाचल की पहाड़ी या स्वर्णगिरी। वन दुर्ग ये सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? सूकड़ी नदी के दाईं ओर, सूकड़ी नदी के कौन सी ओर स्थित है? दाईं ओर। ठीक है, सूकड़ी नदी के दाईं ओर स्थित है और कनकाचल की पहाड़ी पर स्थित है। उसके बाद करें यहाँ पर उपनामों की बात। उपनाम देखो साहब यहाँ पर सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, सोनगिरी, स्वर्णगिरी, सोनगिरी, सोनलगढ़, सोनलगढ़ और कांचनगिरी, कांचनगिरी। ये क्या हुए? यहाँ के उपनाम हुए। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर एक तोप मस्जिद है, तोप मस्जिद क्या है? यहाँ पर एक तोप मस्जिद है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तोप मस्जिद ऐसा। उसके बाद पश्चिमी राजस्थान का सबसे सबसे प्राचीन, सॉरी, पश्चिम राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, प्राचीन दुर्ग है। पश्चिम राजस्थान का कैसा? सबसे प्राचीन दुर्ग है साहब। ठीक है, पश्चिम राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, एक गुर्जर शासक आता है, गुर्जर प्रतिहार, वत्सराज, वत्सराज के समय उद्योतन, उद्योतन सूरी ने, उद्योतन सूरी ने इस दुर्ग में
कोवलेमाला, कोवलेमाला कौन सा ग्रंथ लिखा था? कोवलेमाला ग्रंथ लिखा था। कौन के शासनकाल में? गुर्जर पृथ्वीहार वत्सराज के शासनकाल में यहाँ पर उद्योतन सूरी ने क्या लिखा था? कोवलेमाला ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, यहाँ पर एक घटना होती है 1298 में। कब होती है? 1298। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति होते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति होते हैं उलुग खां, उलुग खां और नुसरत खां। ठीक है सर, दो सेनापति होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के, उलुग खां और नुसरत खां। ठीक है, ये जाते हैं गुजरात के लिए। कहाँ पर जाते हैं? गुजरात के लिए आक्रमण करने जाते हैं। और गुजरात के लिए जैसे ये आक्रमण करने जाते हैं तो ये जालोर से होकर गुजरते हैं। कहाँ से होकर गुजरते हैं? ये जालोर से होकर गुजरते हैं। और ये इन्हें जालोर मार्ग से नहीं गुजरने देते हैं। ठीक है, और जब ये जालोर मार्ग से इनको नहीं गुजरने देते हैं तो यहाँ पर उस समय शासक था कानड़देव चौहान, कानड़देव चौहान। ठीक है, इसके सेनापति है जैता और देवड़ा, जैता और देवड़ा। ठीक है, ये इसको जालोर से वापस नहीं गुजरने देते हैं। और जब ये नहीं गुजरने देते हैं तो ये अलाउद्दीन खिलजी को बुरा लगता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को जब ये बात बुरी लगती है उसके बाद क्या होता है, ये गुजरात जाते हैं और गुजरात की जैसे सोमनाथ मंदिर को तोड़ कर लाते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कानड़देव चौहान ने उन मूर्तियों को फंसा लिया था। कानड़देव चौहान ने क्या किया, उस मूर्ति को सोमनाथ मंदिर में से जो मूर्ति को लेकर आया था उसको फंसा लिया था। उसके 5 टुकड़े थे, 5 टुकड़ों को फंसा लिया था। ठीक है, उसके बाद ये जैसे यहाँ से निकले जैता और देवड़ा, इनकी सेना उस पर इन्होंने आक्रमण किया, जैता और देवड़ा ने। यह बात क्या लगी? अलाउद्दीन खिलजी को बुरी लगी। और अलाउद्दीन खिलजी को जब ये बात बुरी लगी तो ये 13 से 5 में आता है साहब। यहाँ पर कब आता है? 13 से 5 में। ठीक है, 13 से 5 में आता है। और 13 से 5 में इस समय इसका जो सेनापति होता है उसका नाम है एन मुल्क मुल्क मुल्तानी, एन मुल्क, एन मुल्क मुल्क मुल्तानी, एन उल्क मुल्क मुल्तानी, उल्क मुल्क मुल्तानी। क्या नाम होता है इसका? एन उल्क मुल्क मुल्तानी, एन उल्क मुल्क मुल्तानी। ठीक है, अब यहाँ पर 13 से 5 में एन उल्क मुल्क मुल्तानी आता है और वो कानड़देव चौहान को समझाता है कि हमारी सेना बहुत भारी है और आपकी सेना हमारी सेना के आगे टिक नहीं सकती। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, हमसे हमारी अधीनता स्वीकार कीजिए, इसमें आपका ही घाटा है। ठीक है, इस कारण यहाँ पर जो कानड़देव चौहान है वो एन उल्क मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में यहाँ पर क्या करता है? अधीनता स्वीकार करता है साहब। क्या करता है? यहाँ पर अधीनता स्वीकार करता है। और इस अधीनता को स्वीकार करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर एक इसका जो बेटा था, कानड़देव चौहान का बेटा है वीरमदेव, वीरमदेव वो शर्त के मुताबिक कहाँ चले जाता है? दिल्ली दरबार में चले जाता है। कहाँ चले जाता है साहब? दिल्ली दरबार में। ठीक है, वीरमदेव कानड़देव चौहान का बेटा था वीरमदेव। और ये वीरमदेव है जो शर्त के मुताबिक कहाँ चले जाता है? ये चले जाए दिल्ली दरबार में। ठीक है, दिल्ली दरबार में जब ये चले जाता है वीरमदेव, तो ऐसा बताया जाता है वीरमदेव से इसकी जो लड़की थी, अलाउद्दीन खिलजी की लड़की थी फिरोजा, अलाउद्दीन खिलजी की लड़की थी फिरोजा। और ये फिरोजा वीरमदेव चौहान से प्यार करने लग जाती है। और जब ये फिरोजा वीरमदेव चौहान से यहाँ पर प्यार करने लग जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, वीरमदेव चौहान से जैसे ये प्यार करने लगती है तो अलाउद्दीन खिलजी इसको अपनी बेटी को बार बार समझाता है कि हमारी और उसका कोई संपर्क नहीं है, वो हमारे बराबर नहीं है, हम उससे शादी तेरी नहीं कर सकते। उसको डराता है, धमकाता है, लेकिन फिरोजा है जो नहीं मानती है। और फिरोजा दृढ़ निश्चय करती है कि मैं शादी किससे करूंगी? वीरमदेव चौहान से ही करूंगी। शादी किससे करूंगी? वीरमदेव चौहान से ही करूंगी। ठीक है,
जब ये बात समझाई जाती है बार बार, लेकिन जब फिरोजा नहीं मानती है तो क्या होता है, इसकी शादी निश्चित कर दी जाती है किसके साथ, वीरमदेव के साथ। फिरोजा की शादी किसके साथ निश्चित कर दी जाती है, वीरमदेव के साथ। अब वीरमदेव इस शादी के लिए एग्री नहीं था, और वीरमदेव जब इस शादी के लिए एग्री नहीं था तो इसने अपने पिताजी को बताया, कानड़देव चौहान को, कि मेरी यहाँ पर जबरदस्ती शादी की जा रही है और उस शादी जो कि मेरे धर्म के खिलाफ है, और मैं इस शादी को बिल्कुल नहीं करूंगा। जब ये बात सुनता है कानड़देव चौहान, तो कानड़देव चौहान उससे कहता है कि ठीक है, तू वहां से ऐसा कर, तू वहां से चुपचाप निकल आ, ठीक है। तो वीरमदेव चौहान उससे जाकर अलाउद्दीन खिलजी से ब्याह की तैयारी करने के लिए, और वापस कहाँ कहकर कहाँ पर आ जाता है, जालोर दुर्ग में आ जाता है, ठीक है। कहाँ आ जाता है, जालोर दुर्ग में आ जाता है, और जालोर दुर्ग में आकर इससे मना कर देता है कि मैं फिरोजा से किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूंगा, ठीक है। फिरोजा से मैं किसी भी शादी कीमत पर शादी नहीं करूंगा। जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है, वीरमदेव, फिरोजा शादी करनी चाह रही है वीरमदेव से, लेकिन वीरमदेव शादी नहीं करना चाहता है किससे, फिरोजा से। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो यहाँ पर आक्रमण की स्थिति आती है, ठीक है, और आक्रमण करने आते हैं यहाँ पर कमालुद्दीन गुर्ग। कौन आता है, कमालुद्दीन गुर्ग। अब यहाँ पर कमालुद्दीन गुर्ग आता है कि वीरमदेव चौहान कमाल कर गया तो कोई कमाल का व्यक्ति लाइए, और कमाल का व्यक्ति यहाँ पर आता है कमालुद्दीन गुर्ग। और इस कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में यहाँ पर सेना आती है, और सेना आने के बाद यहाँ पर ऐसा होता है, जैसे ये सेना जालौर के लिए आती है, ठीक है, ये है जालौर दुर्ग। जैसे ये जालौर के लिए आती है तो यहीं पर एक शिवाणा का दुर्ग पड़ता है रास्ते में। कौन सा दुर्ग पड़ता है, शिवाणा का दुर्ग, शिवाणा का दुर्ग, ठीक है। एन उन कुमुल मुल्तानी आता है यहाँ पर। कौन आता है, कमालुद्दीन गुर्ग, सॉरी, कमालुद्दीन गुर्ग। और जब ये कमालुद्दीन गुर्ग यहाँ पर आक्रमण करने आता है तो इसके ही मतलब घर वाले, मतलब रिश्तेदार वो रहते थे यहाँ पर, और यहाँ पर रहता था सातलदेव चौहान, सातलदेव चौहान, ठीक है। सातलदेव चौहान जब ये आक्रमण करने के लिए सेना यहाँ पर जाती है जालौर, तो इसको पहले शिवाणा में रोक लेता है, और शिवाणा दुर्ग पर रोककर, ठीक है, और यहाँ पर साका होता है, और यहाँ पर साका होता है 13 से 8 में। साका कब होता है, यहाँ पर 13 से 8 में। कौन कौन के बीच में होता है, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और सातलदेव, सातलदेव, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर आक्रमण होता है, साका होता है 13 से 8 में। साका किसे कहा जाता है, जिस दुर्ग में केसरिया और जोहर दोनों घटना घट जाएं उसे क्या कहा जाता है, साका कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो जोहर किया था वो किया था मेणा दे ने। जोहर किसने किया था, मेणा दे ने किया था, ठीक है। 13 से 8 में यहाँ पर साका होता है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन है, कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में यहाँ पर क्या होता है, आक्रमण होता है सातलदेव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की सेना जीत जाती है। और जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना जीत जाती है, ठीक है, इसमें वीरमदेव क्या होते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। वीरमदेव जब वीरगति को प्राप्त होंगे तो जौहर कौन करेगी, मेणा दे ने जौहर किया था, ठीक है। उसके बाद ये सेना यहाँ से आगे चलकर और यहाँ पहुंचती है 13 से 11 में। कब पहुंचती है, 13 से 11 में, ठीक है। 13 से 11 में फिर यहाँ पर साका होता है। यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ पर है कानड़देव चौहान, शासक है कानड़देव, कानड़देव चौहान प्लस वीरमदेव। और इधर से कौन लड़ रहा है, वो लड़ रहा है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग, कमालुद्दीन गुर्ग, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में यहाँ पर साका होता है। और साका होता है इसमें एक राजपूत दहिया भी का विश्वासघात करता है, राजपूत
दहिया बीका, दहिया बीका, ये विश्वासघात करता है इसमें। और ये विश्वासघात क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल जाता है और अलाउद्दीन खिलजी इसको जालौर का शासक बनाने का कहता है कि आपको मैं जालौर दुर्ग दे दूंगा। इस बात को जाकर ये अपनी पत्नी को बताता है और वो पत्नी जब इस बात को सुनती है, ठीक है, तो वो इसकी तुरंत हत्या कर देती है। ठीक है, अपने पति की हत्या कर देती है। किसकी कर देती है, वीरमदेव राजपूत दहिया बीका की हत्या कर देती है। और यहाँ पर राजपूत दहिया बीका मारा जाता है। राजपूत दहिया बीका ने इनको समझाया था कि यहाँ पर मतलब इस दुर्ग की एक दीवार कमजोर है और उसके बारे में मुझे कंफर्म पता नहीं है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसके लिए उस रात पूरे गांव में, उसमें जालौर में, वो राई बिकती है। राई एक ऐसा सौदा होता है, ऐसी फसल होती है जो रात रात में उगाती है और वो रात रात में उगाती है, इसलिए पूरी रात, उस रात में जितने गांव की में थी वो पूरी राई खरीद वाली। और वो पूरी राई जैसे खरीद वाली, दूसरे दिन यहाँ पर कोई बेचने आया तो वो राई उसने नहीं खरीदी। उसने कहा कि राइयों का भाव तो रात ही गया। इसलिए इस दुर्ग के बारे में कहावत प्रचलित है, राइयों का भाव रात ही गया। राइयों का भाव रात ही गया, राइयों का भाव रात ही गया। किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है, ये कहावत प्रचलित है जालौर दुर्ग के बारे में। किसके में, जालौर दुर्ग के बारे में। ठीक है साहब, अलाउद्दीन खिलजी ने वो राई खरीदवा कर और उस दुर्ग पर डरवा दी। और वहां पर क्या होता है, और कच्ची दीवार पर उगी आती हैं और उन्हें पता लग जाता है। इसकी जो पत्नी थी राजपूत दहिया की मृत्यु करके, उसकी हत्या करके, और ये तुरंत आती है, ये कानड़देव चौहान को बताती है। लेकिन कानड़देव चौहान को जैसे ये बताती है, इतने क्या होता है, इतने मुगल सेना इसमें प्रवेश कर चुकी होती है दुर्ग में। इस स्थिति में जब कानड़देव चौहान और वीरमदेव चौहान दोनों क्या करते हैं, यहाँ पर जोहर करते हैं साहब। क्या करते हैं, जोहर करते हैं। ठीक है, जोहर करते हैं, जिसमें कानड़देव चौहान जब वीरगति को प्राप्त होते हैं तो वीरमदेव चौहान अपनी बचने की स्थिति ना देखकर ये आशापुरा माता के मंदिर में जाता है। कहा जाता है, यहाँ पर आशापुरा माता चौहानों की कुल देवी है, नाडोल के चौहानों की। आशापुरा माता के मंदिर में जाता है और यहाँ पर जाकर स्वयं आत्महत्या कर लेता, तलवार गाड़ कर, और स्वयं मर जाता है। जब इस बात का, यहाँ पर एक फिरोजा की दासी आई थी, उस दासी को एक ही उद्देश्य था कि वीरमदेव चौहान जिंदा पकड़ के ले जाना किसी भी स्थिति में। ठीक है, तो वीरमदेव चौहान की जब यहाँ पर मृत्यु हो जाती है तो वो इसका शीश काट कर ले जाती है। ठीक है, और वहां ले जाकर फिरोजा को जैसे दिखाती है तो फिरोजा इसका दाह संस्कार करती है। और दाह संस्कार करने के बाद वो यमुना नदी में कूदकर मर जाती है। फिरोजा गिर कर मर जाती है, यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। ठीक है, तो इसमें फिरोजा का मकबरा भी बना हुआ है। इस किले में, जालौर दुर्ग में क्या बना हुआ है, फिरोजा का मकबरा। फिरोजा का क्या बना हुआ है, यहाँ पर फिरोजा का मकबरा बना हुआ है। यहाँ पर जो जोहर करती है वो कर देती है जयतल दे। जोहर कौन करती है, यहाँ पर जयतल दे। जोहर कौन करती है साहब, जयतल दे। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये जो दुर्ग है, जालौर दुर्ग, ये खत्म होता है। ठीक है साहब, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख मंदिरों की। प्रमुख मंदिर, सुंदा माता मंदिर। सुंदा माता मंदिर ये कहां पर है, दांतलावास गांव में। दांतलावास गांव। ठीक है, इसमें राज्य का प्रथम रोपवे संचालित है। राज्य का प्रथम रोपवे 2006 में लगाया गया, संचालित किया। राज्य में जो सर्वप्रथम रोपवे लगा था वो कहाँ लगा था, सुंदा माता। उसके बाद दूसरा कहाँ लगा था, करणी माता में लगा था। करणी माता, मंसापुर करणी माता। यहीं पर एक बालू अभ्यारण्य भी है। क्या है, बालू अभ्यारण्य, सुंदा माता बालू अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम, वो करते हैं
अपराजितेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पर, महादेव मंदिर, अपराजितेश्वर महादेव मंदिर है। और देखते हैं साहब यहाँ पर एक नीलकंठ महादेव मंदिर है। ये कौन सी शैली में बना हुआ है? ये गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। गुर्जर प्रतिहार शैली में, कौन सी शैली में बना हुआ है? गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है अपराजितेश्वर महादेव मंदिर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, वो करते हैं यहाँ पर एक क्या है, नीलकंठ महादेव है। कौन सा है? नीलकंठ महादेव मंदिर। ठीक है, ऐसे बताया जाता है। इसका जो निर्माता है वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। निर्माता कौन है इसका? अरे कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है सर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर बेहतर जिनालय जैन मंदिर है। बेहतर जिनालय जैन मंदिर है। बेहतर जिनालय जैन मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। ये कहाँ पर है? भीनमाल में। राज्य का सबसे बड़ा जैन मंदिर, राज्य का सबसे बड़ा जैन मंदिर। ठीक है, कहाँ पर है ये? भीनमाल, भीनमाल। ठीक है, भीनमाल से याद आया, यहाँ पर एक चीनी यात्री घूमने आया था, हेनसांग। ठीक है, हेनसांग। हेनसांग कौन था? चीनी यात्री था। ये प्रथम बार कहाँ पर आया था? राजस्थान में भीनमाल में आया था। ठीक है, भीनमाल में आया था। उसके बाद आता है यहाँ पर एक तल्लीनाथ जी का मंदिर। तल्लीनाथ जी का मंदिर, इनका कहाँ है? पांचोटा गांव में, पांचोटा गांव। ठीक है, जबकि इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था शेरगढ़ में। जन्म कहाँ हुआ था? शेरगढ़, जोधपुर। लेकिन मंदिर कहाँ पर है? पंचोटा गांव, जालौर। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? गुरु थे जालंधर नाथ। गुरु कौन थे? जालंधर नाथ। राज्य के प्रथम लोक देवता, राज्य के प्रथम लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी। वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी। वृक्ष काटने पर क्या लगाई थी इन्होंने? रोक लगाई थी। ठीक है सर। नेक्स्ट आती है यहाँ पर आशापुरी माता। आशापुरा माता, आशापुरा माता। ठीक है, नाडोल के चौहानों की कुल देवी, नाडोल के चौहानों की क्या है? यहाँ पर कुल देवी है। नाडोल के चौहानों की क्या है साहब? कुल देवी है। ठीक है, यहीं पर क्या हुआ था? वीरमदेव चौहान ने इसी माता के दरबार में जाकर अपनी मतलब कह सकते हैं वीर गति को प्राप्त हुआ था, या अपने प्राण त्यागे थे नाडोल के चौहानों की। इसकी क्या विशेषता है? इसमें महिला मेहंदी लगाकर नहीं जा सकती। ठीक है, इसके जैसे दरबार में आपको दर्शन करने जाते हैं तो महिला इसमें मेहंदी लगाकर नहीं जा सकती। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? इसके दरबार में घुसने पर महिला को घूंघट करने की जरूरत है, घूंघट करना पड़ता है। आगे की तरफ घूंघट निकालना पड़ता है। इसके दरबार में जैसे जाएंगे तो घूंघट निकालना पड़ेगा, और मेहंदी नहीं लगाने, अगर इसके दरबार में जाना है तो मेहंदी अलाउ नहीं है, मेहंदी बिना लगाए जाना पड़ेगा इसके दरबार में। ठीक है सर। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है जाज मंदिर है। ठीक है, एक देखते हैं यहाँ पर सिरे का मंदिर है। सिरे का मंदिर,
क्या है यहाँ पर, श्रेय का मंदिर है। यह कौन से संप्रदाय का है, ये नाथ संप्रदाय का है। जालंधर नाथ का, या नाथों का संप्रदाय, संप्रदाय जालंधर नाथ की तपोस्थली है ये, या नाथों का संप्रदाय है। ठीक है। इसका जो निर्माता था वो मान सिंह था। निर्माता कौन है इसका, मान सिंह। इसे राजस्थान का जालंधर कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का जालंधर। राजस्थान का क्या कहा जाता है, इसे जालंधर कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ का ये ढोल नृत्य प्रसिद्ध है, ढोल नृत्य। ये कैसा है, पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान। और इसको जो प्रसिद्धि दिलाई थी वो दिलाई थी जय नारायण व्यास ने। प्रसिद्धि किसने दिलाई थी, जय नारायण व्यास ने। ठीक है, प्रसिद्धि किसने दिलाई थी, जय नारायण व्यास ने। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एक वीरमदेव पैनोरमा बनी हुई है, वीरमदेव पैनोरमा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर राज्य की न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता। ठीक है। दूसरी न्यूनतम महिला साक्षरता, न्यूनतम महिला साक्षरता। दोनों इसी जिले की कम है, दोनों किसकी हैं, जालौर की। राज्य की जो न्यूनतम साक्षरता वो भी कहाँ की है, जालौर की है। और महिला साक्षरता न्यूनतम वो कहाँ की है, वो भी जालौर की है। यहाँ पर राज्य की प्रथम बायोमास परियोजना, प्रथम बायोमास परियोजना। ठीक है। एक यहाँ पर रानीवाड़ा राज्य की सबसे बड़ी डेयरी, ये कहां पर है, रानीवाड़ा। राज्य की सबसे बड़ी डेयरी कहां पर है, रानीवाड़ा में। जबकि सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है, वो है पद्मा डेयरी। पद्मा डेयरी सबसे पुरानी कौन सी है, पद्मा डेयरी। ये कहाँ है, अजमेर में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर राज्य की सबसे बड़ी गौशाला है, राज्य की सबसे बड़ी गौशाला। और यहीं पर गौमूत्र रिफाइनरी है, गौमूत्र रिफाइनरी। ये दोनों कहां पर हैं, पथमेड़ा, पथमेड़ा जालौर। राज्य की सबसे बड़ी गौमूत्र रिफाइनरी ये कहां पर है, पथमेड़ा जालौर में है। ठीक है। इस प्रकार हमारा ये दुर्ग खत्म होता है आज, जालौर दुर्ग। एक बार रिपीट करूंगा। देखो, आज जो हमने बात की थी वो की थी जालौर दुर्ग की। कौन से दुर्ग की थी, जालौर दुर्ग की थी। ठीक है। जालौर दुर्ग में देखते हैं हम, यह महर्षि जावाली की क्या रहा था, तपोस्थली रहा था। क्या रहा था साहब, तपोस्थली। उसके बाद इसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है, जावालीपुर कहा जाता है। स्थिति क्या है इसकी, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में, ये यहाँ पर स्थित है। ठीक है। तो उत्तर, दक्षिण और पूरब और पश्चिम। ठीक है। तो कौन कौन के बीच में आ गए हैं, दक्षिण पश्चिम के बीच में आ गए। नेक्स्ट बात करते हैं भौतिक प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। अर्ध शुष्क जलवायु, कोपेन BSHW। वनस्पति मरुद्भिद, लिंगानुपात 9 से 52 और जनसंख्या घनत्व 1 से 72। मिट्टी कैसी है, रेतीली मिट्टी है। और फसल कैसी है, यहाँ पर खरीफ की फसल है साहब। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख नदियों की। लूणी नदी अजमेर के नागपाड़ से निकलती है।
और लवणवती, अंत्यशल्ला, मीठी खारी नदी कहा जाता है। इसे बरसाती नदी कहा जाता है क्योंकि यह बरसात ऋतु में चालू होती है, वैसे नहीं चलती है। और वैसे नहीं चलती है इसलिए क्या कहा जाता है, इसे बरसाती नदी कहा जाता है। पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है और मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। इसे मरुस्थल की क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। कुल लंबाई कितनी है, 495 किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पर वेरी मोस्ट चीज है, दाई ओर से मिलने वाली एकमात्र इसकी सहायक नदी कौन सी है, वो है जोजड़ी। ठीक है साहब। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पर एक जवाई नदी है, उद्गम कहाँ से हुआ है, गोरैया गांव से हुआ है। ठीक है। ये पाली और जालौर में बहती है। पाली में इस पर जवाई बांध है, और जवाई बांध को क्या कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर। ठीक है। यहाँ पर जलापूर्ति की कमी होने पर सही नदी का पानी एक सुरंग द्वारा डाला गया है। ठीक है। उसके बाद यह खारी नदी में विलीन हो जाती है और आगे चलकर लूणी नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर सुगड़ी नदी है, देशुरी किनाल से उद्गम होता है। प्रवाह क्षेत्र पाली, जालौर, बालोतरा। इस सुगड़ी नदी के दाईं ओर जालौर दुर्ग स्थित है। संत पीपा का मंदिर स्थित है, कहाँ पर, समदड़ी गांव में। ठीक है। उसके बाद देखते हैं समदड़ी गांव में जाकर यह कौन सी नदी में जाकर मिल जाती है, जवाई नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट आती है यहाँ पर सागी नदी, जसवंतपुरा की पहाड़ी पाली से चलती है जालौर, सांसौर, बाड़मेर में, और गांधव गांव में जाकर कौन सी मिल जाती है, ये लूणी नदी में मिल जाती है। कौन से गांव में, गांधव गांव में। नेक्स्ट बात करते हैं, नर्मदा घाटी परियोजना आती है। इसे मारवाड़ की भागीरथी या मारवाड़ की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है साहब। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। यह राज्य की प्रथम परियोजना है जिसमें यह बात आपको नोट करनी है, बूंद बूंद पद्धति या इजराइल पद्धति या स्प्रिंकलर पद्धति पर आधारित है। ठीक है। राज्य में ये जो प्रवेश करती है सिलू गांव, जालौर से करती है। और राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो है 74 किलोमीटर साहब। कितनी है, 74 किलोमीटर। नेक्स्ट इस पर 3 लिफ्ट नहरें हैं, सांचौर, भद्रेड़ा और पानौरिया लिफ्ट परियोजना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पहाड़ी है, जसवंतपुरा की पहाड़ी, स्वर्णगिरी पहाड़ी। ठीक है। ये प्रमुख चोटियां हैं, डोरा भाकर, ईसरावना भाकर, ठीक है, जकराना और जाहरौल, ये प्रमुख यहाँ की चोटियां हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग का निर्माता वनाग भट्ट कीर्तन। प्रकार कौन सा, दोनों प्रकार का, गिरी प्रकार भी है, वन दुर्ग भी है। गिरी सुगड़ी नदी के किनारे स्थित है और कनकाचल की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। उपनाम सुवर्णगिरी, सोनगिरी, सोनलगढ़, कांचनगिरी। इसमें एक तोप मस्जिद स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पश्चिम राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है गुर्जर प्रत्यार। वत्सराज के समय यहाँ पर उद्योतन सूरी ने, यह बात ध्यान रखनी है, उद्योतन सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, कोवले मारा ग्रंथ लिखा था। ठीक है। 1298 में यहाँ पर घटना घटती है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात जा रही थी, उलूम खां और नुसरत खां के नेतृत्व में। ठीक है। इनको रोक लिया जाता है कानड़देव चौहान के द्वारा। किसके द्वारा, कानड़देव चौहान के द्वारा। और इस समय कानड़देव के चौहान के जो सेनापति थे, जेता और देवड़ा, जेता या कूपा कह सकते हैं, इन दोनों ने इनको नहीं जाने दिया था जालौर से होकर। उसके बाद इस बात से रुष्ट होकर 1305 में इसने एन उल्क मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में सेना भेजी थी जालौर को दुर्ग पर आक्रमण करने, जिसके तहत यहाँ पर संधि हो जाती है। और संधि के तहत ये वीरमदेव चौहान को ले जाते हैं, और वीरमदेव चौहान को जब ये वहां पर ले जाते हैं, वीरमदेव चौहान से अलाउद्दीन खिलजी की बेटी है जो फिरोजा, वो प्यार करने लग जाती है। प्यार करने जब लग जाती है तो ये इससे शादी कहते हैं, शादी के लिए मना कर देता। हमने पूरी कहानी पढ़ ली थी। उसके बाद यहाँ पर कलमुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में यहाँ पर सेना आती है और वो साका करती है। जैसे ये आती है तो इसके घर वाले और रहते थे, इसी नार चौहान परिवार, वो सिवाड़ा दुर्ग में रहता था। ये आ रहे थे जैसे वो पहले पड़ता है यहाँ पर सिवाड़ा दुर्ग, और ये सिवाड़ा दुर्ग जैसे पड़ा तो यहाँ पर सातल देव चौहान के नेतृत्व में, ठीक है, सातल देव या शीतल देव के नेतृत्व में 13 से 8 में क्या होता है, यहाँ पर आक्रमण साका होता है, जिसमें जो जोहर करती है वो कौन करती है, मेड़ा दे करती है। ठीक है। उसके बाद ये आगे बढ़कर 13 से 11 में कहा जाते हैं, जालोर दुर्ग पर आ जाते हैं। कानड़देव चौहान, वीरमदेव चौहान, और इधर से कौन है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कमालुद्दीन गुरु, इसके नेतृत्व में यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या होता है, राजपूत दय्यवी का नाम का व्यक्ति है, वो इसके साथ विश्वासघात करता है। ठीक है। वीरमदेव चौहान जाकर कहाँ कर, आशापुरा माता के सामने जाकर कटार घोंप कर अपनी आत्महत्या कर लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख मंदिरों के। प्रमुख मंदिरों में पहला था सुंदा माता का मंदिर। ठीक है। दांतलावास गांव में राज्य का प्रथम रोपवे इस पर संचालित है। बालू अभ्यारण्य यहीं पर है। और अपराजितेश्वर महादेव मंदिर है, ये गुर्जर प्रत्यार शैली में बना हुआ नीलकंठ महादेव मंदिर है। निर्माता कौन है इसका, अलाउद्दीन खिलजी बताया जाता है। 72 जैनालय जैन मंदिर है, राज्य का सबसे बड़ा जैन मंदिर माना जाता है। ये कहाँ पर है,
भीनमाल में है, ठीक है। भीनमाल में ही हिंसांग, चीनी यात्री हिंसांग घूमने आया था, ठीक है। प्रथम बार ये कहाँ एंट्री दी थी इसने, भीनमाल में। उसके बाद यहाँ पर तल्लीनाथ जी का मंदिर है पांचोटा गांव में, पांचोटा गांव जालौर में। लेकिन इनका जो जन्म हुआ था वो शेरगढ़ जोधपुर के थे। गुरु कौन था इनका, जालंधर नाथ था, ठीक है। राज्य के प्रथम लोक वेदता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी, ये बात नोट करनी है साहब। उसके बाद देखो आशापुरा माता का मंदिर आता है, नाडौल के चौहानों की क्या है, कुल देवी है। इसके दरबार में मेहंदी लगाकर नहीं जा सकते और घूंघट करना आवश्यक है इसके दरबार में। उसके बाद यहाँ पर एक जहाज मंदिर आता है, एक यहाँ पर सिरे का मंदिर आता है, जिसे राजस्थान का जालंधर कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है, जालंधर कहा जाता है। यह जालंधर नाथ की तपोस्थली थी। नाथों संप्रदाय का क्या है, ये तपोस्थली है, ठीक है। निर्माता कौन था इसका, मान सिंह था। निर्माता कौन था, मान सिंह था। उसके बाद यहाँ पर ढोल नृत्य आता है, या पुरुष प्रधान नृत्य है। प्रसिद्धि किसने दिलाई थी इसको, जयनारायण व्यास ने। प्रसिद्धि किसने दिलाई थी, जयनारायण व्यास ने दी थी। उसके बाद यहाँ पर एक वीरमदेव चौहान की पैनोरमा बनती है। न्यूनतम साक्षरता है इस जिले की, क्या है, न्यूनतम साक्षरता है, न्यूनतम महिला साक्षरता, दोनों इसी जिले की है, जालौर की। उसके बाद राज्य में प्रथम बायोमास परियोजना लगाई गई यहीं पर, और राज्य की प्रथम सबसे बड़ी डेयरी, राज्य की सबसे बड़ी बड़ी डेयरी, सॉरी, वो कहाँ पर है, रानीवाड़ा में। जबकि राज्य की सबसे प्राचीन डेयरी कौन सी है, वो है पद्मा डेयरी। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम, राज्य का सबसे बड़ी गौशाला है यहाँ पर, गौमूत्र रिफाइनरी है। दोनों कहाँ पर है, पथमेड़ा जालौर में, ठीक है साहब। इस प्रकार हमारा जालौर दुर्ग खत्म, जालौर जिला खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं किसी दुर्ग को लेकर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, राम राम साहब, ठीक है।